नमस्कार दोस्तों राजनीति भी शतरंज की तरह है। शतरंज के खिलाड़ी को जैसे मालूम होना चाहिए कि कब कौन सी चाल कैसे चलनी है, कब शय और मात देनी है, यह उसे भली भांति पता होना चाहिए और इसी में पारंगत खिलाड़ी एक मंजा हुआ शतरंज खिलाड़ी माना जा सकता है। कमोबेश राजनीति भी कुछ कुछ इसी तरह से है। राजनीति में जो शय और मात का माहिर है उसे ही हम एक मंजा हुआ नेता बोल सकते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी चुनावी बिसात बीत चुकी है। कार्यकर्ताओं रूपी फौज शिविरों से बाहर आ गई है और सेनापति रूपी नेता उनका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। करनाल भी इसका अपवाद नहीं है और करनाल में भी इन दिनों खूब खेल देखे जा रहे हैं, राजनीतिक चालें देखी और समझी जा रही हैं। जनता सब समझ रही है लेकिन बोल कोई कुछ नहीं रहा। बीजेपी के टिकट पर जिस तरह से जो घमासान था, अब वह घमासान कम होता नजर आ रहा है। जगमोहन आनंद बीजेपी का टिकट लेने में कामयाब रहे, लेकिन उनका इतना पुरजोर विरोध हुआ, शायद इसका अंदाजा जगमोहन आनंद और पार्टी के रणनीतिकारों को नहीं था। इस विरोध में पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता पहले पायदान पर थी और उन्होंने तो बाकायदा से एक पंचायत का या 36 बिरादरी का सम्मेलन बुलाकर कुछ विरोध के सुर बुलंद भी किए। लेकिन फिर अचानक से वह पलट गई और इस कदर पलटे कि जगमोहन आनंद को उन्होंने अपने घर में एक लड्डू भी खिला दिया। अब देखना यह है कि इस लड्डू की मिठास जगमोहन आनंद के मुंह में कब तक और कितनी देर तक टिकती है और कब तक जगमोहन आनंद इस लड्डू का स्वाद ले पाते हैं, क्योंकि रेणुबाला गुप्ता के घर पर लड्डू खाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है जगमोहन आनंद की परेशानी, जगमोहन आनंद के चैलेंज, जगमोहन आनंद की चुनौतियां अभी कम होती नजर नहीं आ रही। यह पहला मौका है पिछले 10 साल में जब बीजेपी करनाल की राजनीति में इतने कड़े मुकाबले में फंसी हुई दिखाई दे रही है और इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस की सुमिता सिंह से है। सुमिता सिंह हालांकि 2014 के चुनाव में करनाल को छोड़कर चली गई थी, उन्होंने करनाल में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने पुरजोर वापसी की है और यह उनकी एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है कि जैसे ही उन्हें टिकट मिला तो उनके पक्ष में पूरे कांग्रेसी एकजुट होते नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ करनाल के कई पार्षद भी जो बीजेपी के पार्षद माने जाते थे, अब वह सुमिता सिंह के खेमे में आ गए हैं और इस पर जगमोहन आनंद कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। वह उन्हें रोकने में सक्षम नहीं है या वह उन्हें रोक नहीं पा रहे। सवाल यह है कि क्या जगमोहन आनंद उन्हें रोक नहीं पा रहे या रोकना नहीं चाह रहे हैं, और सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि इन पार्षदों को आखिर कहां से यह शय मिली कि वे भाजपा का खेमा छोड़कर कांग्रेस के खेमे में अपना योगदान दें। यह सोचने की बात है, इस पर विचार करने की बात है और इस पर हमें यह सोचना होगा कि बीजेपी में अब करनाल में आखिर हो क्या रहा है। वह बीजेपी जिसने 10 साल तक करनाल में राज किया, बीजेपी के टिकट की इन 10 सालों में गारंटी थी जीत की और सभी जो भी चुनाव हुए, जितने भी चुनाव इन 10 साल की अवधि में हुए, बीजेपी ने कमोबेश वो सभी चुनाव जीत भी लिए। वह चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, यहां तक कि लोकसभा के चुनाव भी बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत लिए थे और 2019 में तो बीजेपी ने करनाल लोकसभा सीट से देश में एक रिकॉर्ड बनाया था। बीजेपी के टिकट पर संजय भाटिया देश में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मार्जिन से जीत अर्जित करने वाले नेता बने थे। यह अलग बात है, संजय भाटिया इस बार इस चुनावी समर से बाहर हैं, उनकी इस चुनावी समर में कोई भूमिका नहीं है। लेकिन बात अगर करनाल की करें तो न संजय भाटिया, ना ही मनोहर लाल खट्टर और ना ही नायब सिंह सैनी अभी तक जगमोहन आनंद के लिए कुछ खास कर पा रहे हैं। जगमोहन आनंद के लिए पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बस इतना भर किया कि रेणुबाला गुप्ता उनके साथ चल सके। हाल फिलहाल इतना कह सकते हैं कि इस बार जगमोहन आनंद के लिए करनाल में काफ़ी चैलेंज हैं, काफ़ी चुनौतियां हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बीजेपी में जो विरोध उम्मीदवार को लेकर इस बार दिखाई दे रहा है वह नया है। 2014 में भी इसी तरह के हालात थे जब मनोहर लाल खट्टर एक अनजान चेहरे के तौर पर करनाल में बीजेपी का टिकट लेकर आए थे। यहां उनका पुरजोर विरोध हुआ था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर तब इस विद्रोह को या इस विरोध को दबाने में कामयाब रहे थे और उन्होंने तब यहां से 63,773 वोटों से जीत हासिल की थी। यह उनकी रिकॉर्ड जीत थी
और मनोहर लाल खट्टर की तब लोकप्रियता इस कदर थी कि सुमित्रा सिंह ने तब चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था, करनाल को उन्होंने छोड़ दिया था। बीजेपी की जीत का सिलसिला 2019 में भी बरकरार रहा। तब बीजेपी ने करनाल सीट पर 45,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि जगमोहन आनंद के पास चूंकि एक ऐसी टीम का सख्त अभाव है जो उनके लिए रणनीति तैयार कर सके। अगर हम 10 साल का पिछला इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि जब जब मनोहर लाल खट्टर या नायब सिंह सैनी या फिर एमपी यहां से चुनाव लड़ने के लिए आए तो उनके पास एक मजबूत टीम थी, उनके पास पार्टी के रणनीतिकार थे जो अपने उम्मीदवार के लिए या अपने प्रत्याशी के लिए रणनीति तैयार करते थे और उस रणनीति को अमली जामा पहनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती थी। परिणाम बीजेपी को भारी मतों से यहां से जीत मिलती थी। लेकिन जगमोहन आनंद के मामले में यह बात स्टिक नहीं बैठ रही है। जगमोहन आनंद के पास ना सिर्फ एक रणनीतिकार टीम का अभाव है बल्कि उनके पास एक मजबूत टीम और मजबूत कार्यकर्ता भी नहीं है जो उनके लिए बूथ मैनेजमेंट का काम कर सके। चुनाव प्रचार में फिलहाल जगमोहन आनंद अकेले डटे हुए हैं। हालांकि उनका परिवार उनका साथ दे रहा है और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी, नेता भी उनके साथ लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बृज गुप्ता ने भी चुनाव प्रचार में अब अपना योगदान देना शुरू किया है। लेकिन जिस तरह से जगमोहन आनंद का जो विरोध हुआ और इसके साथ साथ जगमोहन आनंद को जो सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, अब इस सत्ता विरोधी लहर के बीच में जगमोहन आनंद कैसे खुद को मजबूत करेंगे, यह उनके सामने एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हालांकि वे अपने चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने लगातार अपना जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। हालांकि मतदान में अभी वक्त है और जगमोहन आनंद के पास वापसी का मौका भी है। लेकिन देखना यह है कि जगमोहन आनंद रूठों को कैसे मनाते हैं, पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को कैसे सक्रिय करते हैं जो निष्क्रिय हो गए हैं, यह देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि जगमोहन आनंद अब इन विपरीत हालात में कैसे खुद को मजबूत करते हैं और तभी वह समझ पाएंगे कि जो लड्डू उन्होंने खाया है उसकी मिठास कैसी थी, उसकी मिठास उनके मुंह में कब तक और कितनी देर तक टिकी, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। मैं मनोज ठाकुर।